नमस्कार दोस्तों। हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और उसमें हम 1935 का अधिनियम पूरा कर चुके थे। ठीक है, आज 1935 के अधिनियम के बाद हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन का, और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा ने किस तरह से संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 तक की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चूँकि 1935 के बाद से लेकर और संविधान सभा के गठन तक की पूरी प्रक्रिया हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीडियोज़ में देख चुके हैं। हमने कैबिनेट मिशन में पढ़ा है, हमने वेवेल योजना में पढ़ा है, हमने अगस्त प्रस्ताव में पढ़ा है, तो मोस्टली बातें सारी वहाँ पढ़ी जा चुकी हैं। चूँकि स्पेशली संविधान सभा का गठन जनरली रहता नहीं हिस्ट्री में, फिर भी फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक है, शायद कॉलेज लेक्चर में भी सामान्य साल का सा टॉपिक है, तो सामान्य मैं आपको इसका समझा देता हूँ। यद्यपि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, और जानना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो है वही उसको डिटेल से जानते हैं। हम इतनी जानकारी ले लेंगे कि हमारा आराम से ज्ञान जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे संविधान सभा के गठन के ऊपर। सबसे पहली बात, संविधान सभा का गठन। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है, कि संविधान सभा के गठन की बैकग्राउंड क्या रहा है इसका। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव वगैरह कैसे हुआ, या संविधान सभा गठित कैसे हुई, संविधान सभा का गठन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, संविधान निर्माण। ठीक है, और चौथा पॉइंट, संविधान को अंगीकार का मतलब एडॉप्ट करना व लागू करना, एग्जीक्यूट करना। तो एडॉप्ट एंड एग्जीक्यूट ये होता है 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये चार बिंदुओं पर हम बात करेंगे, और उसके बाद में हम संविधान की विशेषताएं देख लेंगे, तो वो अपन अलग वीडियो बना देंगे उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे विद्यार्थियों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और 5 दिन के कड़े संघर्ष के बाद आज वापस बेड से उठा हूँ। भयंकर बुखार था, 5-6 ग्लूकोज चढ़े, आज जाके ग्लूकोज उतार के सब बाल वाल भी तोड़ के सारे आज आपके सामने वापस हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी एनर्जी का लेवल कम है, बस 1-2 दिन कम रहेगा, और मैं भी ऐसे बेड रेस्ट पसंद नहीं है मुझे भी बिल्कुल, और पड़े पड़े मैं खुद ऑलरेडी बीमार हो जाता हूँ, तो सोचा आधे घंटे क्लास दे आता हूँ कम से कम, बैठे बैठे क्या करूँगा, तो ये सोच की क्लास लेने आया हूँ, और अब घर जाके पूरा दिन रेस्ट ही करूँगा। बस बैठा नहीं जाता, सोचता हूँ बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं तो सब परेशान हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं। 1 घंटे की क्लास दूंगा तो चलो उनका थोड़ा हल्का हल्का टाइम पास होता जाएगा। कई स्टूडेंट को आवाज़ की भी आदत हो गई है, जैसे कि डेली सर आधे घंटे 1 घंटे वीडियो सुनते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती, पूरा दिन आराम से। कई भाई बंधु नौकरी पैसे में सुबह स्कूल जाते हैं, कोई पुलिस की ड्यूटी करते हैं, कोई भाई हमारे सैनिक हैं जो लद्दाख से लेके
जैसलमेर बाड़मेर से लेके, कश्मीर से लेके, गुजरात से लेके, सीमा की सुरक्षा के प्रहरी हैं, वो सब भी वीडियो सुनते हैं। वो सारे बहुत सारे फौजी भाई मेरे कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो वो सब मैसेज आते हैं सर कि टेक रेस्ट सर। तब लगता है कि आप लोग तो 24 घंटे ड्यूटी देते हो, हम तो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं घर पे, बैठे आराम से क्या कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। आप लोगों की तो हालत कितनी ख़राब होती होगी जब मैस का खाना खाया जाता है। मैस का खाना एक दिन नहीं खा सकते, मुझे अच्छे से पता है कितना खाना कैसा बनता है, सब जानते हैं। तो आप वैसे स्थितियों में भी कितनी हार्ड ड्यूटी कर रहे होंगे। तो हम तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े आराम से बैठे हैं, ठीक है। इसलिए फिर ये सारी चीज़ें सोच के बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठों में। देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात करें तो देखो, संविधान बेसिकली होता क्या है। संविधान कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलती है। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में ऐसे कोई कानून के संग्रह नहीं होते थे बट ऐसे कोई कोडिंग नहीं की हुई थी, किसी संहिताबद्ध नहीं थे। पहले धर्म को इसीलिए अस्तित्व में लाया गया था कि धर्म के सहारे हम पॉपुलेशन को, जनता को, नागरिकों को आराम से नियंत्रण में रख सकें। धर्म का सहारा लेके हम राज्य में शांति व्यवस्था बना के रखें, क्योंकि उस समय न तो इतनी मशीनरी थी, पुलिस व्यवस्था इतनी तेज़ नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, दूर दराज क्षेत्र थे, सोशल मीडिया जैसे, इंटरनेट जैसा युग नहीं था। तो अपराधों को रोकने का बढ़िया तरीका यही था कि व्यक्तियों को, लोगों को किसी चीज़ से डराया जाए। तो धर्म नामक ये कंसेप्ट जो आया, इसमें नैतिकता सिखाई गई, इसमें आचरण व्यवहार सिखाया गया, इसमें सौहार्दपूर्ण बातें सिखाई गई, इसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ सिखाई गई। कहा गया कि अगर आप ये करोगे तो ये अधर्म है, आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाओगे। किसी ने उसको जहन्नुम कहा, तो किसी ने नरक कहा, किसी ने हेल कहा। सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जनता क्या है कि गलत करने से पहले सोचती थी, डरती थी कि भगवान तो देख रहा है, कोई कहता है कि अल्लाह देख रहा है, कोई कहता है गॉड देख रहा है, देख तो रहे हैं सब। और व्यक्ति उस डर से गलत करने से हट जाता था, नहीं करता था फिर। तो इससे क्या होता था कि राज्य भर में शांति भी रहती थी और कानून व्यवस्था वगैरह सब ठीक चलती थी। आज भी है ना, आज भी आप देखोगे तो हम भी कई बार कुछ भी गलत करने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि यार ये सही है कि गलत है, भगवान देख रहा है, धर्म है कि अधर्म है ये। तो धर्म का कंसेप्ट इसी बेस पे आया था कि लोगों को नैतिकता लाई जाए उनमें, ताकि अपराधों की वृत्ति को कम किया जाए, लोगों को आचरण बढ़िया किया जाए, सब मिलजुल के रह सकें। इसलिए धर्म का कंसेप्ट आया था। हालांकि इसकी व्याख्याएं बदलती गई और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं बड़ा गजब का मामला है। तो खैर जो भी है, तो उस ब्रिटिश सरकार के आने के बाद, एक्चुअली क्या बीच में लाइट कट गई, मुझे नहीं पता कि पीछे मैंने कहाँ छोड़ा था, तो थोड़ा ये टेक्निकल ग्लिच हो गया। मैं बात को वापस कंटिन्यू करता हूँ, मुझे नहीं पता पहले कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। मैं वापस बात को शुरू कर रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में संविधान ने रूप लिया और धर्म को संविधान के अंदर स्थान दिया गया और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया। हालांकि शब्द बाद में जोड़ा गया, संविधान के मूल में नहीं था, लेकिन सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्थाएं दी गई थी। खैर, हमारा बिंदु धर्म नहीं है, हमारा बिंदु संविधान है। तो भारत में इस संविधान का दर्शन आया कहाँ से? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक बनाया था 1890 डिकेड्स में, दशक के अंदर। उसमें भारतीय संविधान के दर्शन को देखा जा सकता है। वहाँ पहली बार हल्की सी मांग थी वहाँ पे। फिर
मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय कम्युनिस्ट थे, इन्होंने संविधान की बात की थी, भारत में समानता की बात की थी। उसके बाद में फिर नेहरू रिपोर्ट में भी बात हुई, फिर धीरे धीरे है वो गांधी जी ने भी एक बार मांग उठाई। कैबिनेट मिशन में फाइनली भारतीय संविधान सभा को है वो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा गया था। तो इस तरह से भारत में संविधान की एक प्रकार से मांग का इतिहास हम देख सकते हैं, जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा हमारे इतिहास वालों के लिए काम का नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, तिलक का जो स्वराज विधेयक था, विधेयक, स्वराज बिल, ये भारतीय संविधान का पहला दर्शन यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, प्रथम बार ये 1895 की बात है। उसके बाद में हम देखें आगे तो गांधी जी ने भी भारतीयों के अनुसार भारतीयों के लिए संविधान होने की बात 1922 में बता दी थी इन्होंने, कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार भारतीयों का अपना एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने भी मांग की भारतीयों की इच्छानुरूप भारतीयों का संविधान होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए। भारत का संविधान होना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी ने 1922 में अपने एक स्टेटमेंट में कहा था। फिर मोतीलाल नेहरू ने भी इस बात का समर्थन किया था, और ML नेहरू की बातें आपको पता ही है। ML नेहरू रिपोर्ट आई थी पूरी की पूरी, तो इसमें भी संविधान की बात है वो मांग देखी जा सकती है। MN रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजबूती के साथ भारत में संविधान की मांग की। अभी तक सिर्फ बातें कर रहे थे, भारत में संविधान की मांग रखने वाला पहला व्यक्ति यही था। भारत में संविधान की मांग रखने वाला पहला व्यक्ति था, ये रखने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, पहला व्यक्ति था कौन? MN रॉय। ठीक है, उसके बाद में फिर 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान की मांग स्वीकारी गई। चूंकि ये फेल हो गया था तो आगे बात नहीं बढ़ी, परंतु मांग एक्सेप्ट हो गई थी यहाँ पे, संविधान की मांग स्वीकारी। फिर आगे जब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में पहली बार ने भारत में संविधान सभा का गठन किया। अब आपसे अगर कोई सवाल करे कि भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो किसके प्रावधानों के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों से हुआ था गठन हुआ, जिसने वर्तमान संविधान का निर्माण किया था, जिसने वर्तमान संविधान का निर्माण किया था।
निर्माण किया। तो आज जो हमारा संविधान है, इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत हुआ था। ठीक है, वैसे ये बातें जो है ना विद्यार्थियों, ये दोनों बातें, ये हम पूरे अलग से 2 वीडियो बना चुके हैं इसके, तो आप उसको देख ही चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी ना देखे हैं तो उसको वापस देख लेना, क्योंकि संविधान सभा के गठन का पूरा प्रोसेस हमने वहाँ कर लिया था कि किस तरह से 292 प्रांतों को सीट दी गई, 93 सीट रियासतों को दी गई, 4 सीट केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई। इस तरह से टोटल आपके 389 सीट हो गई थी। फिर उनमें से चुनाव हुए, चुनाव के बाद में आपके कांग्रेस ने 105 सीट जीती, 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती, और उसमें से 8 निर्दलीय जीते, कुछ 6-7 एक अन्य दलों के सदस्य, जिसमें 3 यूनियनिस्ट थे मेरे हिसाब से, एक एससी का था, ऐसे करके जीते। वो पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ। उसमें 15 महिलाएं थी, वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये पढ़ने से पहले अपना जो पहले का वीडियो है कैबिनेट मिशन वाला, उसको ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। तो संविधान सभा का जो गठन था, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, सदस्य कितने चुने गए और इनकी प्रक्रिया क्या थी, ये तीनों बातें आपको कौन सी वीडियो में मिलने वाली है? कैबिनेट मिशन के वीडियो में। हम पहले ही इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे देखना, क्योंकि अब दोबारा कैबिनेट मिशन पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको दोबारा तो नहीं पढ़ाऊँगा, बस आपको बता रहा हूँ कि आप वो उसको वापस देख लेना। ठीक है, तो मैं संविधान निर्माण शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ वहाँ नहीं बताई है मैंने कैबिनेट मिशन के अंदर, वो यहाँ वापस बता देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा में जो टोटल 389 सदस्य थे, उनमें से 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। वो बात मैंने वहाँ नहीं बताई, क्योंकि वहाँ मैंने संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, चुनाव कैसे हुए, प्रतिनिधित्व कैसे दिया गया, किसके सदस्य कितने आए, वो सारी बातें बताई थी। ठीक है, ये 15 महिलाएं थी, इसमें कुछ कुछ आपको याद रखनी है। सुचेता कृपलानी, ये बढ़िया तरीके से आपको वैसे भी याद ही होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपके भारत की स्वास्थ्य मंत्री रही है। कमला चौधरी, बेगम एजाइल रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, ये भी, और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर रही, सरोजिनी नायडू राज्यपाल रही, हंसा मेहता, ठीक है, दुर्गाबाई, दक्षिणी बेला युद्धन का ध्यान रखना, ये एकमात्र दलित थी। और अमू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्क्रीन एकमात्र थी जो आपके ट्रावनकोर केंद्र शासित प्रदेश से आती थी, एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो बाकी सारे प्रांत है, ये ट्रावनकोर एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, या आप चीफ सेंटर कह सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी थी जो केंद्र शासित प्रदेश से थी। तो एकमात्र वाली इतनी भी है ना, ये याद रख लेना, एक ये और एनी मस्क्रीन। ठीक है, तो इसमें से ये 3 नाम आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, हालांकि इनका रिकॉर्ड बड़े ज़बरदस्त है, बहुत सारी चीज़ें और भी याद की जा सकती है। दुर्गाबाई के बारे में भी एक चीज़ रहती है कि किसी समिति में थी, ये आगे जो समितियाँ बनी थी उसमें, अब कौन सी समिति में थे ये मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये किसी समिति की सदस्य थी, जैसे थी ना प्रारूप समिति वगैरह,
ऐसे किसी न किसी समिति की ये सदस्य थी, ठीक है। बाकी सरोजिनी नायडू गवर्नर रही वगैरह वगैरह आपको याद ही अच्छी तरीके से। और इसके अलावा इसमें कुछ विशेष कुछ है नहीं। और अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री रही थी, ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित तो बहुत बड़े बड़े बाद में मामले देखे थे इन्होंने। तो ये साइड में करके कहीं लिख लेना कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें आपकी 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये 15 महिलाओं के नाम हैं और उनमें से आपको ये कुछ मैंने अंडरलाइन की है, ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सी महिला थी या वगैरह वगैरह, इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका देख लेना थोड़ा। बाकी तो मैंने इसको डिटेल से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पहले ही समझा रखा है, तो मुझे ज़्यादा इसमें माथापड़ी नहीं करनी अभी यहाँ पे, ठीक है। तो संविधान सभा का हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया और ये हमने ऑलरेडी पहले ही देखा, कैबिनेट मिशन में देख लिया था। अभी हम बात करेंगे संविधान निर्माण की। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसने संविधान का निर्माण कैसे किया, ठीक है। ये विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे, ये है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई थी, ठीक है। बेसिकली क्या था कि जब कैबिनेट मिशन ने ये प्रावधान किया कि भारत में एक संविधान सभा होगी और इस हेतु उन्होंने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, तो साथ साथ में उससे पहले इन्होंने बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया था। बी एन राव ने एक संविधान बना लिया था, एक मॉडल संविधान बना लिया था और उस मॉडल संविधान को जब बी एन राव ने बनाया तो उस संविधान के अंदर 243 अनुच्छेद थे टोटल। कितने? 243 आर्टिकल्स थे और साथ साथ में उसमें कई सारी शेड्यूल्स थी, जिनमें से 13 शेड्यूल्स थी, 13 अनुसूचियाँ बनाई गई उसमें। तो इस तरह से एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बी एन राव के द्वारा, जो कि संविधान के सलाहकार थे। और बी एन राव ने सॉरी बी एन राव ने जो संविधान बनाया, अब उस संविधान पे डिस्कस करने के लिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और फिर जो प्रारूप समिति बैठी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर ने फिर उस संविधान को आगे पूरा ड्राफ्ट किया। तो इन चरणों को हम आगे समझते हुए चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन तो हमने करवा ही दिया कैबिनेट मिशन में। आज हम संविधान सभा की कार्यवाही शुरू करेंगे, ठीक है। अब कार्यवाही में सबसे पहली चीज़ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चरण दर चरण लिखवाता जाऊँगा और आगे समझाते जाएंगे। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के अंदर, आज की संसद के अंदर, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय भवन जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य इकट्ठे हुए। सबसे पहले जे.बी. कृपलानी खड़े होते हैं और जे.बी. कृपलानी खड़े होते हैं और होकर उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध नेता थे संविधान सभा के, उनका परिचय करवाया और परिचय करवाने के बाद में उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया। फ्रांस की संसदीय परंपरा का ये हिस्सा रहा है। फ्रांस के अंदर संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उनके सबसे वयोवृद्ध नेता ही सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में
निर्वाचित नहीं किया, मनोनीत किया उस समय सभी ने। और फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना एक उपाध्यक्ष भी लिया, फ्रैंक एंथनी को। तो फ्रैंक एंथनी पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने। 9 तारीख की बात है ये। उसके बाद में 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया। इस तरह से संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय कर दिए। इसके बाद में संविधान सभा के 11 सत्र सेशन हुए। सत्र होते ना हमारे, बजट सत्र, मानसून सत्र, ऐसे 11 सत्र हुए। टोटल 11 सेशन हुए संविधान निर्माण में। और लास्ट अंतिम सत्र, जैसे अपन 12वां सत्र कह सकते हैं, वो बैठा आपके संविधान को लागू करने के लिए। इस 11 सत्र के अंदर टोटल 165 बैठकें हुई जिसमें संविधान बनाया गया और लास्ट 166वीं बैठक में संविधान को लागू किया गया। 166 बैठकों में से कुल 114 बैठकें प्रारूप बनाने में लगी रही थी। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। प्रारूप समिति ने संविधान ड्राफ्ट किया और विभिन्न सारी समितियां गठित की गई जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दी। 8000 के आसपास रिकमेंडेशन आई, जिसमें से 2400 रिकमेंडेशन पे बात हुई वहाँ पे। और इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की प्रक्रिया के बाद संविधान सभा वापस ख़त्म कर दी गई और संविधान लागू हुआ। संसद ने अपना काम करना आगे शुरू किया। तो प्रक्रिया को हम धीरे धीरे समझते हुए लिखते, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा है ना, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो संविधान का इतिहास आपको पता चल गया होगा, संविधान सभा के इतिहास की बात हो गई। अब हम ये बात करते हैं संविधान सभा की बैठकें। यहाँ संविधान सभा का गठन तो हो गया। अब आएगा आपके दूसरा पॉइंट, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान निर्माण, ठीक है, चरण दर चरण अब अपन आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चरण भटकते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये प्रथम बैठक का नज़ारा है, मैं लिख लेता हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये। ठीक है, कितने महान लोग थे ये। अब देखिए, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय हॉल संसद भवन दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, मैं सारे डेटा जो है लोकसभा, राज्यसभा और भारत सरकार की वेबसाइट से लेके आया हूँ, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, मुस्लिम लीग का बहिष्कार था, ने भाग लिया। ठीक है, लीग ने बहिष्कार किया था। लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि संविधान सभा में पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया और पहली बैठक कब आयोजित हुई। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट के ऊपर। आचार्य जे बी कृपलानी
कृपलानी द्वारा वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय करवाकर अस्थायी अध्यक्ष नामित किया। क्या किया? अस्थायी अध्यक्ष नामित किया। ठीक है, किसकी तर्ज पे? फ्रांस की तर्ज पे। फ्रांस में भी इसी तरह वयोवृद्ध नेता को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सिन्हा ने फ्रैंक एंथनी को अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। फ्रैंक एंथनी को अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, तो पहला अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथनी था। ठीक है, फ्रैंक एंथनी था। और पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये दोनों नाम याद रखना। जनरली फ्रैंक एंथनी का नाम ज़्यादा याद रखना, क्योंकि हिस्ट्री वाले हम इसको याद रखते नहीं, इतना पूछ लिया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये पहली बैठक का नज़ारा है विद्यार्थियों। इसमें बैठक देखो शुरू हुई है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ये अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से काम लंबे समय तक चलना नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन होना ज़रूरी था, और निर्वाचन के बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। आगे देखिए, तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया। सदन पूरे ने मिलकर निर्वाचित किया। ठीक है, वहीं उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया। उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा वीटी कृष्णमाचारी को नामित किया, निर्वाचित किया, को बनाया। ठीक है, अब देखिए, तो 2 उपाध्यक्ष थे और 1 अध्यक्ष बन गया। ठीक है, ये सारा कार्य हो गया। अब स्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम 2 दिन बाद हो गया। अब ये पहला सत्र चल रहा है संविधान सभा का। पहला सत्र 9 तारीख को, जैसा कि आपने देखा, स्टार्ट हुआ, और ये सत्र लंबा चलेगा। और ये सत्र आपके
23 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, पहले सत्र की बात चल रही है। अब देखिए 11 दिसंबर को ये हो गया। 13 दिसंबर को बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? देखो, संविधान सभा गठित हो गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, पहला शासन शुरू हो गया। अब सभी को बताना तो पड़ेगा ना हम किस उद्देश्य से मिल रहे हैं। तो रेजुलेशन लाना ज़रूरी था और नेहरू जी वो रेजुलेशन लेके आए। चूँकि अंतरिम सरकार नेहरू जी के पास में थी तो नेहरू जी लेके आए कि हमारी इस संगठन का सभा का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जैसे सभी सदस्यों ने यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया था, एक मत से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ठीक है लाया गया। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर पूरे संविधान का एक दर्शन था कि संविधान कैसा होना चाहिए हमारा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर यूँ कहिए कि पूरी वो सार था जैसा आगे हमारा संविधान बनने वाला है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जिसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। जो भारत के भावी संविधान जो अभी बनने वाला था का दर्शन थे, या उसका मूल आधार कह सकते हो आप, या प्रेरणा कह सकते हो आप। ठीक है, ये 8 अनुच्छेद थे कौन से? देखिए, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला अनुच्छेद था भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। इस लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। सीधी पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन नहीं है? तो संप्रभुता संपन्न भी मेंशन है, स्वतंत्रता भी मेंशन है, और गणराज्य भी मेंशन है। प्रभुता संपन्न को हम संप्रभुता संपन्न भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, सोवरेंटी। ठीक है, ये पहला शब्द था और बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। भारत एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य, और यही हमारी बात वापस आगे संविधान में शामिल रखी। और आप देखोगे तो हम अगर देखें तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में ये है। तो इसमें देखिए, पहली लाइन देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, गणराज्य है। ये बातें बाद में और ऐड की गई, लेकिन संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में उद्देशिका पर इस उद्देश्य प्रभाव का बड़ा प्रभाव है। ठीक है। दूसरा, भारत देशी रियासत और ब्रिटिश भारत का एक संघ होगा। ठीक है, जितनी भी देशी रियासत हैं वो और ब्रिटिश प्रांत हैं, उनको मिलके एक यूनियन बनेगी। संघ में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं और केंद्र में निहित शक्तियों की अतिरिक्त स्वायत्त शासी इकाई के रूप में सरकार तथा प्रशासन की समस्त इकाइयों का उपयोग करेंगी। भारत संघ की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, ये वापस सारी शक्ति किसके पास रहेगी?
जनता के पास रहेगी। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि सारी शक्ति जनता के पास में है। भारत के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आश्वासन, समानता, चाहे अवसर की हो, चाहे कानून की हो, स्वतंत्रता, चाहे भाषण की हो, चाहे अभिव्यक्ति की हो, चाहे विश्वास तथा कर्म की हो। तो इसमें क्या क्या दिया गया? न्याय, समानता और स्वतंत्रता। तीनों शब्द याद रखना विद्यार्थियों, उद्देश्य प्रस्ताव में है तीनों शब्द। चौथा देखिए, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति, दलित समाज की अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारत गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भूभाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र की सार्वभौमता की रक्षा न्यायोचित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी। मतलब वैश्विक कानूनों का हम पालन करेंगे। भारत विश्व शांति और मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण स्वैच्छिक योगदान देगा। अनुच्छेद 50 में यही हमने लिखा है, 50 के अंदर। और ये पूरे फिर हमारे संविधान के अंदर देखे जा सकते हैं आगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के दूसरे सत्र में 22 जनवरी 1947 के दिन सर्वसहमति से पारित कर दिया गया था। ठीक है, ताकि संविधान बनाने वाले जो लोग हैं, अब यही संविधान सभा ही संविधान बनाने वाली थी, तो इन लोगों को उद्देश्य प्रस्ताव देके ये बताया गया कि हमारा संविधान कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये इन सारे नियमों के भीतर रहे। अब आगे क्या हुआ देखिए, तो मूल आधार हैं। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। इसमें 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, यह उद्देश्य प्रस्ताव, यह प्रस्ताव सभा के दूसरे सत्र, सभा के दूसरे सत्र, दूसरा सत्र चला है आपके 22 to 25 जनवरी 1947। दूसरे सत्र में 22 जनवरी को, ये तिथि याद रखना, पारित होने की अलग तिथि है और प्रस्ताव लाने की अलग तिथि है। सर्वसहमति से, एक मत से पारित हो गया, सर्वसहमति से पारित हो गया। से पारित हुआ। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में 2-3 सवाल ही बनते हैं। तो ये तो दूसरा सत्र था, ठीक है, संविधान सभा का। और जो पहला सत्र था वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्रथम सत्र हुआ था आपके टोटल 11 सत्र में से 9 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पे, उद्देश्य प्रस्ताव का मैटर कंप्लीट हो जाता है। अब क्या हुआ आगे देखिए। इस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु आ गए सामने। और अब क्या हुआ आगे, 1947 का अधिनियम आ गया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण BN राव अपने स्तर पे ही कर रहे थे। अभी संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का काम शुरू नहीं किया था। BN राव की नियुक्ति संविधान सलाहकार के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन से पहले कर ली गई थी। वो अपना काम शुरू कर चुके थे और इधर संविधान सभा अभी ऑर्गेनाइज हो रही थी और अभी संविधान सभा का काम शुरू होने वाला है। अभी BN राव ही अपना काम कर रहे हैं। अभी BN राव अपना ड्राफ्ट बना के संविधान सभा के सामने लाने वाले हैं। लेकिन तब तक संविधान सभा क्या कर रही थी वो हम पढ़ रहे हैं। 2 पहले सत्र आयोजित हो चुके थे और अभी 1947 का अधिनियम आया जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसमें 3 संशोधन किए गए संविधान सभा के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद
हो जाने के बाद 1947 के अधिनियम ने तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान सभा में किए। ठीक है, अभी तक तो संविधान सभा का गठन संगठन ही चल रहा है। अभी संविधान सभा ने संविधान बनाना अपने हाथ में नहीं लिया है। संविधान बनाना हाथ में लेंगे अक्टूबर, लगभग 29 अगस्त 1947 से संविधान सभा अपना काम ठीक से करना शुरू करती है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सहित कई समितियां बनाई जाती है। इससे पहले BN राव अपना काम कर रहे थे। ठीक है, आप इसकी गति में बने रहना, आपको बहुत अच्छी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आज ये राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या चेंजेस किया इन्होंने पाकिस्तान का संविधान सभा अलग मैटर शुरू हो गया था, तो मुस्लिम लीग, तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया इसको, भारत की संविधान सभा को। पहले जो 389 सीट थी उसको घटा के अब 299 सीट कर दी गई। उसमें से 70 सीट रियासतों को दी गई, तो 229 सीट जो है वो प्रांतों को दी गई। तो पहले जो 389 सीट थी उसको रीस्ट्रक्चर करके 299 सीट कर दी गई। ठीक है, तो पहला परिवर्तन हम क्या लिखेंगे, संविधान सभा के सदस्य का पुनर्गठन। अब इसमें कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें अब पुनर्गठन में क्या हुआ, 299 सीट तय की गई। पहले कितनी थी, पहले 389 थी। 389 कैसे, ठीक है, 4 चिप से 93 रियासतों से और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। अब मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, लीग बाहर, तो सीट संख्या 299 कर दी गई। अब 299 जो सीट की, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें 70 सीट जो थी वो तो दी है किसको, रियासतों को। पहले कितनी थी, 93 सीटें, पाकिस्तान में कुछ रियासतें चली गई। और 229 सीट दी है किसको, प्रांतों को। 229 में से सबसे ज़्यादा यूपी को मिली 55 सीटें। ठीक है, मद्रास को मिली है 49 सीट, बॉम्बे को मिली है 21 सीट। ठीक है, सारे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से संविधान सभा को रीस्ट्रक्चर किया गया, इनकी सदस्य संख्या को घटाया बढ़ाया गया। ठीक है, 55 49, बिहार को 36 है, सॉरी, बिहार को 36। इस तरह से सीटें हैं वो पहले की तुलना में वापस रीस्ट्रक्चर की गई। एक तो इन्होंने ये काम कर लिया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया। संविधान सभा को संप्रभु निकाय। संप्रभु निकाय क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी का क्या मतलब हुआ, सोवरेन बॉडी का मतलब हुआ जो किसी से बाहर से आदेश नहीं लेगी, किसी भी बाहरी तत्वों से दबाव में काम नहीं करेगी, जो स्वेच्छा से काम करती हो, स्वतंत्र एकदम से।
जिसके ऊपर बाहर के कोई भी आदेश न लागू होंगे न बाध्यकारी होंगे, उसे अपन सोवरेन बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया। अब इसका मतलब ये था कि संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी भारत वो लागू करेगा, संविधान सभा जैसा भी संविधान बनाएगी वो ब्रिटिश सरकार मंजूर करेगी। अब ब्रिटिश सरकार ये नहीं कह सकती कि ऐसा करो वैसा करो, संविधान सभा को फुल पावर दे दी गई थी। इसे हम सोवरेन बॉडी इसीलिए बोलते हैं। और तीसरा जो काम किया गया, संविधान सभा को विधायिका भी घोषित किया गया, सभा को विधायिका भी किया गया। ठीक है, अभी तक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, अब एज ए पार्लियामेंट भी काम करेगी। जब तक भारत में संसद गठित नहीं हो जाती, जब तक भारत में नवीन व्यवस्था शुरू नहीं हो जाती, जब तक भारत में पार्लियामेंट नहीं बन जाती, तब तक ये एज ए पार्लियामेंट भी काम करेगी। विधायिका भी घोषित किया गया। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा भारत की पहली संसद थी। भारत की पहली संसद कौन सी थी? संविधान सभा, क्योंकि इसने संसद के रूप में काम किया। और सबसे खास बात देखिए विद्यार्थियों कि जब भी इसकी संसद की संविधान सभा की बैठक एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होती थी, कानून निर्माण के ऊपर होती थी, तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जैसे ही बैठक विधायिका के रूप में होती थी, संसद के रूप में होती थी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। फिर लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी जीवी मालवंकर को ही बनाया गया था। जब इसकी बैठक विधायिका के रूप में होती, विधायिका के रूप में होती, तब अध्यक्षता कौन करते? जीवी मालवंकर करते। ठीक है, ये याद रखना। आप प्रश्न आ जाते हैं ऐसे जल्दबाजी में, गलत भी कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे। तो इस तरह से संविधान सभा के अंदर ये तीन बड़े बदलाव जो है वो 1947 के अधिनियम ने लाए थे। और इन तीन बदलावों के बाद में अब संविधान सभा काम करने के लिए रेडी थी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जैसे ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, तो अब ये होने के बाद में अब ये चौथे सत्र तक हो गया। अब पांचवा सत्र शुरू होगा 14 से 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ। सभा का ये सारे सत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, कुछ कुछ ध्यान रखना। पांचवा सत्र जो है वो 30 अगस्त 1947 तक रहेगा। और इस सत्र का पहला दिन 14 अगस्त था। 15 दिन सत्र रहा था, 15-16 दिन सत्र। के मध्य रहा, मध्य चला। ठीक है, इस सत्र में कई समितियों का गठन किया गया। कई समितियों का गठन किया गया। ठीक है, अब कई सारी समितियां गठन की गई। अब देखो 299 सदस्य थे। अब सारे सदस्य तो संविधान बना नहीं सकते, सीधी सी बात है, और बनाएंगे भी कैसे? उसके लिए तो बहुत परेशानी वाली बात होती है। फिर क्या किया गया? फिर जैसे ये सारी समितियां बनाई गई। ठीक है, अब इन समितियों को क्या करना था? जैसे मान लो कि आवास संबंधित कोई निर्णय बनाने थे, तो पट्टाभी सितारमैया अपने सजेशंस प्रभु समिति के सामने रखेंगे। जैसे वित्त से संबंधित मामले थे तो राजेंद्र प्रसाद रखेंगे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के मामले थे तो एच.सी. मुखर्जी रखेंगे।
आसाम से संबंधित मामले थे तो गोपीनाथ बारदुलाई रखेंगे, मौलिक अधिकारों के मामले थे तो जे बी कृपलानी रखेंगे। ऐसे करते करते इन्होंने कई सारी समितियां बना दी, ठीक है। और इन समितियों को अपने अपने सारे क्षेत्रों के जो मैटर थे वो संविधान सभा के सामने रखने थे, ठीक है। संविधान सभा ने ये सारा कार्य दे दिया प्रारूप समिति को। कहा गया कि इन सभी समितियों के मामले सुनो, डॉक्टर जो BN राव ने जो संविधान बनाया है उस पर समीक्षा करो, इनकी मांगें सुनो और BN राव के बनाए हुए उस संविधान में जो भी ज़रूरी चेंजेस हैं वो उसमें करो, जो बदलाव लाने हैं लाओ, जो नई बातें जोड़नी है जोड़ो, और ऐसे करके अंतिम फाइनल ड्राफ्ट आप करो उसको। इस तरह से ये सारी कमेटियां गठित की गई। सभी कमेटियों को कहा गया कि इन सारी समितियों का एक ही कार्य था, अपने अपने क्षेत्र की मांगों को प्रारूप समिति के सामने रखना था, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ समितियां आपको याद रखने जैसी है, पूछने में कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों की समिति कई बार पूछते हैं, आप याद रखना, वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्तियों की समिति जवाहरलाल नेहरू याद है, याद रखना आप इसको। संविधान सभा के कार्यकारिणी तो जी बी मालवंकर हो ही गई। राष्ट्रीय ध्वज की समिति राजेंद्र प्रसाद याद रखना। एक और आता है JB कृपलानी का भी, कांग्रेस ध्वज समिति। कांग्रेस की ध्वज की समिति कौन सी थी? वो JB कृपलानी की अध्यक्षता में थी। लेकिन जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आएगी तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 तो ये इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की उप समिति का ध्यान रखना JB कृपलानी है, और बाकी सर्वोच्च न्यायालय प्रांतीय संविधान का याद रखना, रियासतों का ये याद रखना प्रारंभ समिति, और संघीय शक्तियाँ और प्रांतीय संघीय शक्तियाँ रिपीट हो गई, ओके। तो ये कुछ समितियां हैं जो आपको महत्वपूर्ण समितियां याद रखनी है, ठीक है। समितियों का गठन किया गया। अब देखिए कि हुआ क्या था, ये सारी कमिटीज बन गई और अब 29 अगस्त को इन्होंने फाइनली प्रारूप समिति बना दी। अब 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 29 अगस्त को। ये प्रारूप समिति के सदस्य, मैं नाम आगे बाद में बताता हूं आपको, पहले इसको आप समझ लेते हैं। गठन किया गया। अब इस समिति का काम क्या था? ठीक है, पहली चीज, इस समिति का उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि उद्देश्य क्या था, और दूसरा इसमें सदस्य कौन थे। ठीक है, सदस्य तो हम अगली स्लाइड में ले लेते हैं। उद्देश्य क्या था? इसके 2 मेन उद्देश्य। पहला उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BN राव ने जो संविधान अपना तैयार किया था, ठीक है, उस संविधान के ऊपर समीक्षा करना और उसमें संशोधन वगैरह देके उसका प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मटेरियल में आपको दे दूं पूरा लिख के, फिर आपको सेट करना है पहला अध्याय कौन सा होगा, दूसरा अध्याय कौन सा रखें, तीसरा अध्याय कौन सा रखें, कौन सा क्लोज कहाँ डालें, ये पूरा प्रारूपण होता है। ठीक है, और एक तो काम इनको ये था प्रारूप समिति का। दूसरा काम ये था कि जो भी सारी कमिटीज़ हमने अभी देखी, इन सारे कमिटीज़ के सजेशंस लेना उस प्रारूप के ऊपर, वो प्रारूप की प्रतियां सभी को देना थी जो BN राव ने बनाई थी। वो सारे सदस्यों को प्रतियां दे दो, उनके बाद उनके जो सुझाव आएंगे, जो प्रस्ताव आएंगे, उन पर विभिन्न वाचन करो। 3 वाचन हुए थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, आगे हम पढ़ेंगे। उन वाचन के बाद में फाइनल ड्राफ्ट तैयार करो, वो भारत का संविधान बनेगा। ये बहुत अहम कार्य प्रारूप समिति के पास में था। तो प्रारूप समिति के पहला कार्य क्या था?
संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान जिसमें अब इसमें जो BN राव ने संविधान तैयार किया था ये कच्चा था एकदम से, ठीक है। इसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। इसको आप ऐसे कोष्टक में बंद कर सकते हो, जिसकी ये संविधान को अंतिम रूप देना, एक तो काम इसका ये था। दूसरा काम क्या था? विभिन्न समितियां जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, विभिन्न समितियों से उनके प्रस्ताव लेना, तथा उनको बहस के लिए रखना, और संविधान में स्थान देना या ना देना, ये उसके ऊपर है। संविधान में स्थान देना या ना देना, ये चीज़ें जो थी, ये दो मेन कार्य थे किसके? प्रारूप समिति के, जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मेन कार्य यही थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब संविधान, ये सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। मैं सदस्यों के नाम लिख लेता हूँ, सदस्य आप सारे नाम याद रखना। सबसे पहला नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जो इस पूरे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो सबसे बीच में बैठे। उसके बाद में दूसरा जो नाम था वो था N गोपालस्वामी का। ठीक है। अब मुझे इसमें नहीं पता कि वो N गोपालस्वामी कौन से थे। तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। साउथ का चेहरा कौन सा लग रहा है? मूंछों वाले कोई? चलो इस पे अपन कभी बाद में रिसर्च करेंगे कि कौन सा। चौथे थे KM मुंशी, ठीक है। उसके बाद में थे मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। इसके अलावा थे BL मित्र, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। N माधवराव नए सदस्य बने। इस्तीफे के बाद N माधवराव सदस्य बने। ठीक है, ध्यान रखना इसका। BL मित्र के बाद में DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी बाद में। DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ कि
तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को ले लिया गया। ठीक है, ये दो मेंबर जो बाद में आ गए, इन दोनों के स्थान पे। इस तरह से प्रारूप समिति का गठन हो गया और ये अन्य समितियां थी। अब क्या हुआ देखिए आगे। अब प्रारूप समिति अपना काम करना शुरू करेगी। ठीक है, प्रारूप समिति अपना काम करना स्टार्ट करेगी। कैसे करेगी? प्रारूप समिति सबसे पहले डिस्कस करेगी जो संविधान BN राव ने तैयार किया था, उस संविधान के ऊपर चर्चा की गई। ठीक है, और उस संविधान के अंदर कई सारे संशोधन करके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसमें 315 कुल अनुच्छेद कर दिए और उसके साथ ही नए प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब हम एक मिनट, अब देखिए अगस्त 1947 को समितियों ने, प्रारूप समिति ने कार्य करना शुरू किया। प्रारूप समिति ने कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, BN राव द्वारा तैयार संविधान में कई सारे नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद जोड़े गए। अब 315 अनुच्छेद हो गए थे और 8 अनुसूचियां हो गई थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां हो गई। तत्पश्चात इस नवीन प्रारूप को इस नवीन प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा सभा के समक्ष रखा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब BN राव का जो काम किया हुआ था उस काम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और लगभग 101 आर्टिकल 70-80 आर्टिकल और जोड़े, 2 अनुसूचियां कम करी और ऐसे करके एक नया प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा कि आप उसको देख लो और अब आपके सजेशन जो है वो हम बाद में देखते हैं। 8 महीने का टाइम दिया गया। 8 महीने के टाइम में कई सारे सजेशंस आए। ठीक है, और उन सजेशंस के बाद में फिर 26 अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप रखा गया। ठीक है, ये नवीन प्रारूप था। ठीक है, 21 फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर। ठीक है, इस नवीन प्रारूप पर चर्चा हेतु 8 माह का समय दिया।
समय दिया। चर्चाओं के बाद 26 अक्टूबर 1948 को दूसरा बिल्कुल संशोधित प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा तथा सभी सदस्यों को इसकी कॉपियां वितरित की गई। इसकी प्रतियां वितरित की गई कि अब आप सारे सदस्य जो है इस कॉपी को पढ़ो आराम से और अपने अपने सजेशंस जो हमें दो। अब हमारा के फाइनल प्रारूप यही रहे। इसमें जो भी आप डिस्कस करोगे, ये सारे कमेटी के सदस्य वगैरह इन सभी को कहा गया कि आप जो भी अब डिस्कस करके और जो संशोधन प्रस्तुत करोगे उस पर हम फाइनल डिसीजन लेंगे और फिर इस संविधान को मॉडिफाई करते जाएंगे। फिर जो अंतिम प्रारूप आएगा वो हमारा संविधान होगा। ठीक है, इस दौरान सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देने वाले थे। ठीक है, इसलिए हम अम्बेडकर को महान मानते हैं। 300 सदस्यों के सवालों को झेलना, फिर अपने उत्तर को जस्टिफाई करना, फिर उनमें से उसके अकॉर्डिंग संशोधन करना, सभी को राजी रखना, और सारे बुद्धिजीवी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक भी ऐसा जैसा नहीं था। राजस्थान की बात करूं तो बलवंत राय मेहता हो, जयनारायण व्यास हो, V.T. कृष्णाचारी हो, ये सारे ऐसे बहुत ज़बरदस्त लोग थे। इसमें कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं था। तो अब देखिए क्या हुआ। अब प्रतियां वितरित कर दी गई। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को ड्राफ्ट रख दिया गया संविधान सभा के सामने। और अब इस पर क्या हुआ, 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। वाचन का मतलब डिस्कशन कह सकते हो। अब पहले डिस्कशन में संविधान पढ़ा गया सभी के सामने। दूसरे डिस्कशन में सभी से प्रस्ताव लिए गए। लगभग 7,500 प्रस्ताव आए। और तीसरे डिस्कशन में स्वीकार कर लिया गया उसको, संविधान को, और आगे उसको लागू कर दिया गया। देखते जाइए आप आगे। इस प्रारूप पर चर्चा हेतु 3 वाचन हुए, डिस्कशन हुए यथा। ठीक है, पहला प्रथम वाचन जिसे हम कहते हैं। प्रथम वाचन उसी समय हो गया था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर के बीच में। ठीक है, पहली बार संविधान पढ़ा गया। संविधान पढ़ा और संविधान पढ़ने के बाद अब दूसरे वाचन के पहले इन्होंने कहा कि अब आप है वो आराम से संविधान के अंदर आपको जो प्रस्ताव रखने हैं वो आप द्वितीय वाचन में रखना। ठीक है, अब होगा मेन डिस्कशन। 15 नवंबर 1948 से लेकर और 15 नवंबर 1948 से लेकर और 17 नवंबर 1949, ध्यान रखना 1949
1949 तक ये सत्र चला। और इस दौरान क्या हुआ, ये लगभग 1 साल तक इसका डिस्कशन चला है। व्यापक विचार विमर्श चले यहाँ पे। 17 नवंबर नहीं है, सॉरी 17 अक्टूबर, सॉरी, व्यापक विचार विमर्श चला। ठीक है। और इस विचार विमर्श के दौरान विभिन्न समितियों की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7,653 प्रस्ताव आए। कितने? 7,653 प्रस्ताव सदस्यों द्वारा रखे गए। इसमें से कई तो बहुत ऐसे प्रस्ताव थे जिसको प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर डिस्कशन हुआ, जिन पर आपके चर्चाएं हुई। 2473 प्रस्ताव जो है डिस्कस हुए, कई सारे उसमें शामिल भी किए गए। ये सारा कार्य जो है ये यूं कहिए कि आपके लगभग ये 1 साल तक लगभग चला। आप देख रहे हो 11 महीने का पूरा ये था। 2473 विषयों पर है वो इस समय बात की गई। और अब उसके बाद में तीसरा और आखिरी जो है वो वाचन होगा। तृतीय वाचन। अब जो तृतीय वाचन हुआ ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना। और यही दिन था जिस दिन हमने हमारा संविधान अंगीकार किया था। ठीक है। और इस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली इट्स पास्ट नाम से प्रस्ताव पारित किया और भारत का संविधान जो है वो आपके एक प्रकार से अंगीकार हो गया। ठीक है। तो तीसरे वाचन में क्या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ने सभा के समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन as settled by the assembly be passed नाम से प्रस्ताव नाम से प्रस्ताव 17 नवंबर को रखा जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ठीक है। तो देखना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो पारित हो गया। और नोट द डेट 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया, परंतु इस दिन संविधान को क्या किया गया,
एडप्ट किया गया, अंगीकार किया गया। लागू करने के लिए फिर 1 महीने का वेट किया गया, 2 महीने का, ताकि आपके अगले 26 जनवरी को लागू किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी जो है वो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी था। आगे की कहानी को कल की वीडियो में लेंगे हम, और आगे पूरा किस्सा आगे चलता रहेगा। तब तक आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।